अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देश में इस वक्त लोकतंत्र का महापर्व यानी कि लोकसभा के चुनाव लगातार जारी हैं और अमर उजाला की अलग अलग टीमें इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। वहां से ग्राउंड रिपोर्ट्स, जनता के मन में क्या चल रहा है, चुनावी मुद्दे क्या है, जिस तरीके से हम देखते हैं नेताओं के चुनावी भाषण और अलग अलग चरण के बाद भाषणों में अलग अलग तरह की चीज़ों को शामिल किया जाता है, उनको हटाया जाता है, उसका क्या असर जनता के बीच हो रहा है, जनता किस तरीके से देख रही है इस पूरे चुनाव को, जनता के मन में क्या है, चाहे अपने स्थानीय प्रतिनिधि को लेकर हो या केंद्र की सरकार को लेकर हो, ये सब कुछ जानने और समझने की कोशिश सत्ता का संग्राम खास कार्यक्रम लेकर हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों से आप तक पहुंचते हैं। अलग अलग जगहों से मैंने भी जनता के बीच जाकर वो रिपोर्ट्स, वो जानकारियां आप तक पहुंचाई। अभी इस वक्त हमारे सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं जो आप तक तमाम जानकारी पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिलाषा मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई हैं, उत्कर्ष हमारे सहयोगी इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, लगातार पब्लिक के बीच पहुंच रहे हैं, उनके मुद्दों पर बात कर रहे हैं, उनसे जुड़ी तमाम बातें, चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसी से हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव में दशा दिशा जो चुनाव की है वो किस ओर जा रही है। दोनों सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, मैं आपसे शुरुआत करूंगा इस चर्चा की, क्योंकि देखिए लगातार मैं भी ग्राउंड पर था, आप लोग भी ग्राउंड पर डटे हुए हैं इस वक्त, और एक तरफ चुनाव का जो सियासी पारा है वो तो बढ़ रहा है और मौसम का पारा भी उतना ही बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले तो बिहार से शुरू करते हैं, क्योंकि बिहार में 14 सीटों पर मतदान हो चुका है, अब बाकी सीटें बची हुई हैं। क्या लग रहा है, जो मुद्दे एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चाहे पक्ष हो विपक्ष हो कर रहा है जनता के बीच, किस तरीके से उसको देख रहे हैं आप, उसका असर? आदर्श, सबसे पहले बिहार आप भी होकर आए हैं और जो आपने कहा कि बिहार में 3 चरणों के चुनाव हो गए हैं, 4 चरणों के चुनाव बाकी हैं, यानी कि आधे से ज्यादा चुनाव बाकी है। लेकिन एक चीज है, जिस नैरेटिव की आपने बात की, अगर मैं विपक्ष से शुरू करूं, महागठबंधन वो जो है तेजस्वी यादव जिसका सबसे बड़ा चेहरा हो जाते हैं, 2 चीजें उनके या उनके तमाम जो सहयोगी हैं वो 2 चीजों पर इंटैक्ट रहने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। एक, रोजगार की बात, दूसरा कि लोगों को जो महंगाई से जो दिक्कत हो रही है उस पर वो नहीं चाहते कि पिछली बार या पिछले चुनावों में हमने देखा है कि आरजेडी का वो फुल फॉर्म राष्ट्रीय जादूटोना दल आया, फिर वो हल्दी आया, फिर वो चिड़िया की बात आई, फिर वो बलि की बात आई, ये सब कुछ तय पाया, इसमें वो फंसते दिखाई दे। वो एक नीट का जिक्र आया था और बिहार के लेकर ही वो प्रसंग था, लेकिन अब वो प्रसंग भी बिहार की सियासत से गायब होता दिख रहा है। तो जहां तक विपक्ष की बात है, उनकी पूरी कोशिश ये है कि तेजस्वी यादव वो 17 महीने की बार बार बात करते हैं, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी पर हर डिबेट को, हर मुद्दे को, हर भाषण को लाया जाए। लेकिन इसके साथ जो नहीं कहा जाता वो है जातीय समीकरण। और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, खूब जो हम सत्ता का संग्राम कर रहे हैं, हर कोई कैमरे पर ये कह रहा है कि बिहार से आप जातीय इक्वेशन को, समीकरण को बाहर नहीं कर सकते, उसको साधने की भी खूब कोशिश की गई है। अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उनकी पूरी की पूरी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के आसपास घूमती दिखाई देती है। सारण, गाजीपुर प्रताप रूडी आते हैं, पिछले चुनाव में लालू प्रसाद यादव को हराया था, उन जैसा व्यक्ति भी सबसे पहले अगर उनसे आप बात करना शुरू करिए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेता है। आज मैं बेगूसराय में हूँ, गिरिराज सिंह एक और केंद्रीय मंत्री, लेकिन जब उनसे हमने सवाल किया तो वो पहला नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेते हैं। तो भाजपा की पूरी रणनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से शुरू होती है, उन पर आती है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक चीज और है, वो राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनावों को ले जाना चाहते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि की बात हो, चाहे वो देश भर में चल रही योजनाओं की बात हो, वो स्थानीय मुद्दों पर नहीं आना चाहते। वो अपनी बात को ले जाएंगे, अगर तो आयुष्मान योजना पर ले जाएंगे, वो फ्री राशन पर ले जाएंगे, वो महिलाओं की सम्मान सुरक्षा और उनको मिल रहे घर या उनको मिल रही सुविधाओं पर ले जाएंगे, लखपति दीदी स्कीम की बात करेंगे। उसके बाद जिस तरीके से भारतीय सेना के कई सारे काम है उनका उल्लेख किया जाता है, मोदी सरकार में उन सर्जिकल स्ट्राइक का उल्लेख आपको अभी भी मिलता है, और वो जो अंतर्राष्ट्रीय इमेज है, तो वो देश के मुद्दों पर ज्यादा रहना चाहते हैं। और तीसरी चीज, जैसे कि अगर विपक्ष की 3 चीजों पर बात की, अगर हम भारतीय जनता पार्टी या एनडीए की बात करें तो उनके दिमाग में भी जातीय समीकरण है। चिराग पासवान से मेरी बात हुई थी, चिराग पासवान का इंटरव्यू आपने भी किया था और आप इस बात को बखूबी जानते हैं कि वो हाजीपुर से लड़ रहे हैं, हम हाजीपुर गए थे, वो हाजीपुर से रात रात को आप आते हैं, शाम को आप आते हैं प्रचार करने, दिन भर हर वो सीट जहां पर पासवान वोटर मौजूद है वो एनडीए की तरफ से प्रचार कर रहे हैं। तो दोनों खेमों में जो एक समानता है वो ये है, वो तीसरा पॉइंट है कि दोनों के दोनों जातीय समीकरणों पर, कम से कम बिहार के परिप्रेक्ष्य आपने सवाल पूछा है, खूब फोकस कर रहे हैं। तो मुद्दे प्लस जातीय समीकरण, ये कॉकटेल किसके लिए फायदेमंद होगी ये देखना होगा। इसमें एक छोटा सा एंगल जिसका बातों को विराम दूं वो ये कि वोटिंग प्रतिशत दोनों ही खेमों में चिंता का विषय है आदर्श, क्योंकि जब वो कम हो रहा है तो लोग दावे तो कर रहे हैं कि हमारा वोटर निकला, लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं चिंता है कि क्लोज मार्जिन होंगे
कम वोट पड़ेंगे और क्लोज मार्जिन में आपको और हमको दोनों को पता है कि 6-6, 5-5 हजार 150 वोटों तक से परिणाम आए हैं पिछले लोकसभा चुनावों में। वो परिस्थिति ना बने, ये दोनों ही खेमे नहीं चाहते। जाहिर सी बात है, ये जो वोटिंग प्रतिशत है वो चिंता का विषय तो बना हुआ है। हालांकि इसका ठीकरा गर्मी के सर भी फोड़ा जा रहा है, लेकिन अब ये कितना कारगर होगा 4 जून को ये पता चल जाएगा कि वो जो कम वोटिंग प्रतिशत है उसमें किसको फायदा हो रहा है, किसको नुकसान हो रहा है। अभिलाषा हमारे साथ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई, उत्कर्ष में आऊंगा आपके पास। अभिलाषा, मध्य प्रदेश में लगातार आप मौजूद हैं, क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में? क्योंकि देखिए 21 सीटों पर मतदान हो चुका है, अब केवल 8 सीटें बची हैं। तो 21 सीटों के मतदान के बाद जिस तरह की चर्चाएं होंगी, इन 8 सीटों पर भी लोगों का मन, मूड जो है उस हिसाब से बदल रहा होगा। बिल्कुल आदर्श, मध्य प्रदेश के अगर इस बार के लोकसभा चुनाव की बात करें तो ये एक तरफा चुनाव कहा जा सकता है, क्योंकि एक लंबा दौरा हमने कर लिया पूरे प्रदेश को और लगभग हर महत्वपूर्ण लोकसभा सीट हमने जो है कवर की है। अब अगर चौथे चरण की हम बात करें, एमपी के लिए ये आखिरी चरण है और 8 सीटें हैं, 74 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि तीसरे चरण में देखने को मिल रहा था, कुछ वैसा ही जमीन पर मुद्दों के लिहाज से वैसा ही चुनाव नजर आ रहा है। लेकिन अगर आप जैसा कि बिहार में जातीय समीकरण की बात उत्कर्ष ने की, तो वो जातीय समीकरण इस चरण में मध्य प्रदेश में खास तौर पर देखना होगा, देखने को मिलेगा, क्योंकि मुस्लिम वोटर्स भी इस चुनाव में अहम हो जाते हैं। 70% के करीब मुस्लिम वोटर्स इस चरण में आप मान के चलिए कि मतदान करेंगे, अगर पूरे मध्य प्रदेश की बात करें तो इस लिहाज से मुस्लिम वोटर्स अहम हो जाते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि जैसे ही आप मालवा निमाड़ की बात करते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि विधानसभा चुनाव में जो आदिवासी बहुल इलाका है और 3 लोकसभा क्षेत्र उसमें बहुत ही अहम होता है, जिसमें कि धार, खरगोन, तेज हवाएं चल रही हैं, हम मंदसौर की जी। तरफ जा रहे हैं और बहुत ही प्रचंड गर्मी झेलने के बाद अब मौसम जो है करवट बदल रहा है और मौसम विभाग ने भी कहा बारिश होगी। लेकिन मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं अपनी बात आप तक पहुंचा सकूं। धूल मिट्टी बहुत ज्यादा है। तो जो जातीय समीकरण है आदर्श, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बताऊं कि जब हम आदिवासी क्षेत्र की बात करते हैं, धार में जब हम पहुंचे, वहां पर मुद्दों को समझने की कोशिश की, तो जाहिर तौर पर विकास का मुद्दा तो है। एक और चीज जो मध्य प्रदेश में हर जगह देखने को मिली है, तीसरे चरण में भी चौथे चरण में भी, मुरैना के जो वोटर्स हैं वो कहते हैं कि सारा विकास जो है वो चला जाता है ग्वालियर। राजगढ़ के लोग कहते हैं कि सारा फोकस जो है वो ग्वालियर की तरफ रहता है। ठीक यहाँ पर जो है अगर आप बात कीजिए तो जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वो धार हो, देवास हो, उनका कहना है वोटर्स का कि देखिए जो भी बीजेपी जो विकास की बात कर रही है, मुद्दे जो लेकर आ रही है, लेकिन उनका फोकस जो है वो बड़े शहरों पर है। इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाकर, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर विकास का दावा किया जाता है, लेकिन जो छोटे शहर है वो आज भी जो बेसिक जरूरतें हैं उसके लिए तरस रहे हैं, वैसा विकास वहां पर नहीं हुआ है। और जमीन पर जब हम आते हैं तो चाहे ये चुनाव एक तरफा नजर आए, राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर है वोटर्स के जहन में, जिस पर खुलकर लोग बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर युवाओं की बात करें, क्योंकि हम हमेशा युवा वोटर्स तक भी पहुंचते हैं आदर्श, तो युवा वोटर्स भी खुलकर सरकारी नौकरियों की, पेपर लीक की वो उठाते हैं। और साथ साथ युवाओं में ये भी नाराजगी है कि धर्म के नाम पर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स नहीं हो सकती है। अगर बीजेपी के मैनिफेस्टो में है, जाहिर तौर पर उस बात को कई युवा ये भी कहते हैं कि अगर वो पॉलिटिकल एजेंडा है तो वो भी राष्ट्र के गौरव से, विरासत से जुड़ा हुआ है, तो हम उसे जरूर सोचेंगे वोट करते वक्त। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी और उनकी गारंटी, वो जरूर वोटर्स को बहुत लुभाती है। लेकिन कांग्रेस के साथ अगर हम बात करें आदर्श, तो क्योंकि हम भी वोटर्स कोशिश करते हैं कि हम बीजेपी कांग्रेस दोनों ही प्रत्याशियों से बात करें, दोनों ही पार्टियों के अध्यक्ष से बात करें, तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है आदर्श कि उन तक पहुंचना, जमीन पर वैसी लड़ाई कांग्रेस नहीं लड़ रही है। तो जैसे क्रिकेट जी। के मैदान में कहा जाता है कि हारने वाला मैच अगर बहुत अच्छा प्रदर्शन करे तो उस मैच का मजा लोग ले पाते हैं। मध्य प्रदेश की जनता कह रही है कि ये तो बिल्कुल ही रंगहीन फीका सा चुनाव है। और खास तौर पे जो इंदौर का प्रकरण है आदर्श, जिस तरीके से अक्षय कांति बम शामिल हो जाते हैं बीजेपी में कांग्रेस को छोड़कर,
वहां पर जनता में बहुत ज्यादा रोष है। साफ तौर पर इंदौर की जनता ये कह रही है कि इस बार हम नोटा दबाएंगे, और वो बातें भी झलक गई। देखिए, हमने एक्सक्लूसिव बात की, अमर उजाला ने खास बातचीत की सुमित्रा महाजन से, जो 8 बार वहां सांसद रही हैं, हमारे संसद की अध्यक्ष रही हैं और लोकसभा की, और दूसरी तरफ उनका एक बहुत ही प्रभाव माना जाता है, उनको ताई कहते हैं लोग वहां पे। और जब हम उनसे मिले तो उन्होंने ये जरूर कहा कि हाँ, जिन लोगों ने कहा उन्हें फोन करके कि हम नोटा दबाएंगे, उनको उन्होंने समझाया जरूर कि उनको बीजेपी को वोट करना चाहिए, अपनी विचारधारा पे वोट करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये चिंता जरूर जाहिर की कि विपक्ष के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता है। और जाहिर सी बात है, और इसीलिए ये चर्चा हम सब भी कर रहे हैं, और तभी आप लोगों को जोड़ा, क्योंकि ग्राउंड पर आप लोग हैं, लगातार मौजूद हैं और एक एक चीज को देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, और हर उस तबके, हर उस वर्ग तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जिनके मन में चुनाव को लेकर या क्यों वोट करना चाहिए अलग अलग बातें चल रही हैं। उत्कर्ष, एक बात, मैं बिहार में भी था, मध्य प्रदेश में भी था, जिस तरीके से आपने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दों को जमीन पर उतारने की कोशिश हो रही है, वो कोशिश भी चल रही है, वो भी कहीं पर लगा कि हाँ बहुत प्रभावी हो रही है, कहीं पर स्थानीय मुद्दे बहुत प्रभावी हुए, कहीं पर जो स्थानीय कैंडिडेट है या जो प्रत्याशी है उसको लेकर नाराजगी की वजह से जो चाहे कोई भी दल हो उसकी जो कोशिशें हैं वो फेल होती हुई दिख रही हैं। क्या लग रहा है आपको, जो लोगों के मन में चल रहा है वाकई राष्ट्रीय मुद्दे होने वाले हैं, या लोग पहले सीधा अपने से जुड़ी हुई चीज देख रहे हैं कि इसी पर हम वोट करेंगे, ये सबसे प्रमुख है, बाकी तो मुद्दे ठीक है आप करते रहिए, कहते रहिए, वो राजनीति है वो चलती रहेगी? आदर्श, एक हल्की बात से शुरू करता हूं। जैसा अभिलाषा ने बताया कि वहां मौसम बिगड़ रहा है, बेगूसराय में दिन भर बारिश हुई और बहुत जल्द आप वापस स्टूडियो से एक अंतराल के बाद जमीन पर दिखने वाले हैं हमको, तो हम लोग आपके लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। और ऐसा ही कुछ इस वक्त देश के अलग अलग हिस्सों में जहां घूम रहे हैं वहां की सियासत में देखा जा रहा है। एक चीज मुझे लगता है आप उससे सहमत होंगे, आपने जैसा कहा आप मध्य प्रदेश होकर आए, आप राजस्थान होकर आए, बिहार आप होकर आए, मैं भी उत्तर प्रदेश से बिहार में एंटर किया हूं, वहां पर घूम रहे हैं। 3 लोकसभाएं बड़ी इलाकों की हो चुकी, मुद्दों पर चुनाव होता दिख रहा है, कम से कम मुद्दों का जिक्र आ रहा है, और वो मुद्दे ऐसे हैं जिनको सांसद जिनको हल कर सकते हैं या जिनमें सांसदों की भूमिका हो सकती है। फैक्ट्रियों की बात होती आपको दिखाई दे रही है, रोजगार की बात आपको होती दिखाई दे रही है, वैकेंसी की बात आपको होती दिखाई दे रही है। अब जो अंतर आता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे मैं बिहार की बात करूं, और मेरे ख्याल से आप अगर सहमत हो तो उसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश का आपका अनुभव भी उसमें अगर जोड़ लिया जाए तो ये माना जाए कि एक और जो सत्ताधारी दल है यानी कि भारतीय जनता पार्टी और उनका जो खेमा है, उनको ये कोशिश है कि मुद्दों पर अगर बात हो तो मुद्दे राष्ट्रीय हों, वो चाहे राम के हों, चाहे वो फिर जो पिछले कुछ सालों में बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं वो हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि का मामला हो, चाहे वो ट्रेनों पर या तमाम चीजों पर जो आपको एक ऐसा विकास मिलता है, चाहे वो सड़कों की बात हो जो एक क्षेत्र तक सीमित नहीं होता, जो एक संसदीय इलाके तक सीमित नहीं होता। वही विपक्ष की कोशिश मुद्दों पर 2 तरीके से है। पहला, वो मुद्दे हों जो लोगों के आम जनमानस को सीधा अफेक्ट करते हो, यानी आप बेरोजगारी पर बात करिए, आप पेपर लीक पर बात करिए, आप महंगाई पर बात करिए। और दूसरा, एक बात सच है कि इस देश में कोई भी लोकसभा क्षेत्र ऐसा नहीं हो सकता जिसको आप कह दें वो पूर्ण रूप से विकसित है। सबसे ज्यादा विकास भी जहां होगा वहां पर भी उनके हिस्से की कमियां होंगी, और विपक्ष ये कोशिश कर रहा है कि इस बार बात सिर्फ कमियों की जाए, जो हुआ है उसको रिकॉर्ड से बाहर रखने की कोशिश की जाए। ये अहम बात आप कह रहे हैं। इसी में एक चीज जोड़ देता हूं मैं उत्कर्ष, इसी में एक चीज जोड़ देता हूं। देखिए, आप जहां पर हैं बिहार में और अभिलाषा जहां पर है मध्य प्रदेश में, दोनों की जो राजनीतिक परिस्थितियां उसमें बड़ा अंतर है। बिहार में अगर बात करें तो एक तरफ बीजेपी है, कांग्रेस है, आरजेडी है, एलजेपी है, तमाम ऐसे दल वहां पर हैं। मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर बीजेपी कांग्रेस 2 सबसे बड़ी पार्टियां आमने सामने नजर आती हैं, ऐसी और तीसरा कोई दल उस बीच में घुसता हुआ नहीं दिखता, उस लड़ाई में अटकता हुआ नहीं दिखता। तो मैं बिहार की बात कर रहा हूं। एक नैरेटिव विपक्ष ये भी बनाने की कोशिश कर रहा है कि जनता चुनाव लड़ रही है, ठीक है, सत्ता पक्ष है, उससे सवाल होंगे, तमाम चीजें होंगी, लेकिन ये जो विपक्ष का नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि चुनाव जनता लड़ रही है। कई जगहों पर यह भी रहा कि फलाना पार्टी है वो उस दमखम से नहीं लड़ रही है, लेकिन ये नैरेटिव कि जनता चुनाव लड़ रही है, वाकई इसमें दम दिखता है ग्राउंड रिपोर्ट पर? कुछ ऐसा अनुभव रहा आपका? आदर्श, इसमें एक चीज है, और वापस मैं कह रहा हूं कि आप भी जमीन पर रहे, मैं भी रहा, एक चीज आप सहमत होंगे, जो लोग ये कह रहे हैं जनता चुनाव लड़ रही है, वहां एक बात और जरूर जान लीजिए, वहां फिर जनता साइलेंट भी है। वो फिर जिस तरीके का भी चुनाव लड़ रही है वो आपको नहीं बता रही है। और जो अधिकतर मुझे लगता है कि हम लोग जमीन पर हमारे कई साथी या कई हमारी बिरादरी के लोग जो गलती कर रहे हैं वो ये है कि आप सिर्फ वोकल वॉइस ग्रुप से बात कर रहे हैं। बिहार की पॉलिटिक्स की अगर बात कर ले, बिहार की राजनीति की, बिहार के विरुद्ध आपने सवाल पूछा है, यहाँ पर आरजेडी प्लस उनका जो खेमा है या उनके जो काडर है वो बड़े एग्रेसिव माने जाते हैं, वो बड़े वोकल माने जाते हैं। तो जब वो बात करते हैं तो शायद आप जब शहर में पहली बार पहुंचते हैं, आप लोकसभा क्षेत्र में पहली बार पहुंचते हैं, आपको लगता है माहौल यही है,
बात सिर्फ बेरोजगारी की है, बात सिर्फ रोजगार की है, बात सिर्फ 17 महीनों की है। लेकिन जैसे जैसे आप वो हाईवे से अंदर घुसते हैं, खड़ंजों पर घुसते हैं, खेतों में घुसते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो उसमें एक बहुत बड़ा साइलेंट वोटर ग्रुप आता है, वो है महिलाओं का, जिनकी बहुत ज्यादा आवाज इस बार दिखाई नहीं दे रही, लेकिन उनके मन में वो बड़ी स्मार्ट हैं। जो हमने जितने लोगों से भी, जितनी महिलाओं से बात करने की कोशिश की, वो उन योजनाओं पर बड़ा फोकस कर रही हैं जो उनको सीधे मिल रही है, यानी डायरेक्ट बेनिफिट की योजनाएं। क्योंकि वो उस तरीके से फैक्ट्री वर्कर नहीं होंगी, वो उस तरीके से पलायन करके या पलायन का शिकार सीधे नहीं होंगी, लेकिन जब वो घर चलाती हैं तो घर चलाने के लिए आने वाली मुसीबत को वो झेल रही हैं, तो वो एक बात कर रही है। तो कुछ हद तक कुछ एक इलाके ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपने पिछला सवाल जो पूछा था, वहां ये बात सही हो जाती है, जहां पर उम्मीदवारों ने 10-10 सालों में काम नहीं किया, तो दोनों ही खेमों से क्यों ना हो, वहां पर जनता में आक्रोश है। हमको लगता है कि निर्दलियों या नोटा का जो एक एवरेज है वो कुछ हद तक बढ़ता भी दिखाई दे सकता है। तो जहां जनता चुनाव लड़ रही है, वहां जनता फिर गुस्से में चुनाव लड़ रही है। लेकिन इसके अलावा दो तरीके के फीडबैक बहुत मिल रहे हैं। एक, वो वोकल ग्रुप जो कि मुद्दों पर बहुत मुखर है, वो अपने हिस्से के हर मुद्दे की बात कर रहा है, चाहे वो सत्ता पक्ष के समर्थक हो, चाहे वो विपक्ष के समर्थक हो। ठीक इसके उलट वो वोटर ग्रुप जो कि बड़ा साइलेंट है, जिसने तय कर लिया है, कहीं ना कहीं मान लिया उसको किसको वोट देना है, और ये वो काफी पहले से कर चुके हैं। वहां पर उम्मीदवार गौण हो जाता है, नगण्य हो जाता है, उम्मीदवारों के ऐलान से पहले उन्होंने अपने दिमाग में पार्टी या नेता चुन लिया है। ये भी एक सच्चाई है, ये भी आपको देखने को मिलता है। लेकिन बिहार खूब मुखर है, बिहार खूब बात कर रहा है, अच्छी बात है। लेकिन उसमें जो मैं वापस कह रहा हूँ, आधा जो वोटर ग्रुप है, और बिहार की राजनीति में हमने महिलाओं के दम पर सरकार बनते विधानसभा में देखी है। नीतीश कुमार का कमबैक देखा शराबबंदी के बाद, जब हर कोई आलोचना कर रहा था, या ऐसा लग रहा था कि नैरेटिव अलग तरीके का है, वो बिहार में वापस मुमकिन है। एक बहुत बड़ा वोटर ग्रुप साइलेंट हो और वो अपने इशारे पर चीजें चुन ले। मुद्दे हैं, लेकिन जब मैं ये सवाल साफ पूछता हूं लोगों से कि क्या मुद्दों पर वोट होगा, तो धीरे से एक जवाब आती है कि साहब, जाति बिहार की एक सच्चाई है, उससे बहुत बाहर नहीं जा पाएंगे। तो मुद्दों की बात, ये अहम बात आप कह रहे हैं, और इसे बिहार नहीं, ये पूरे पूरे देश भर की सच्चाई यही है उत्कर्ष, क्योंकि जहां जहां हम लोग भी घूम कर आए और आप भी लगातार उत्तर प्रदेश में मौजूद रहे, अलग अलग जगहों पर, अभिलाषा भी मध्य प्रदेश में है, सब जगह की ये सच्चाई। क्योंकि हमारी राजनीति में भले ही बड़े बड़े राजनेता बड़े बड़े मंचों से ये कहते रहे हो कि जाति पाति से उठकर राजनीति हो रही है, लेकिन टिकट भी वैसे ही बढ़ते हैं, मुद्दे भी उसी हिसाब से साइडलाइन किए जाते हैं जाति पाति को देखकर। अभिलाषा, ये चीज आपसे समझना चाहूंगा, क्योंकि वहां पर ग्राउंड पर, क्योंकि अब 8 सीटें बची हैं, बाकी 21 सीटों पर चुनाव हो चुके हैं, तो एक जो मोमेंटम है वो बन चुका है। अब एक अंदाजा लोग ये भी लगा रहे हैं कि 21 सीटों पर क्या नतीजे हो सकते हैं, या वहां पर कौन आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसके हिसाब से भी मूड बदलेगा इन 8 सीटों पर। जी बिल्कुल। और जो जातीय समीकरण की जो बात है वो देखने को मिल रही है। जब भी हम कैंडिडेट्स को समझने की कोशिश करते हैं उस सीट से, तो कांग्रेस ने भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश की है। वो नेता जो कि यादव बहुल इलाके में वोटर्स अपनी ओर खींच सकता है, वहां यादव वोटर्स उतारे गए हैं। अगर हम अभी इस क्षेत्र की बात करें, झाबुआ, खरगोन और धार की बात करें, तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि जो भील जाति है और जो भिलाया जाति है, ये दो जनजाति ऐसे हैं जो कि आमने सामने नजर आते हैं। और इसमें सबसे अहम ये हो जाता है कि जो राहुल गांधी ने एक बात आकर कह दी इंदौर में, आदर्श, कि हम 50% की सीमा को जो है वो हटाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, और आदिवासियों के आरक्षण पर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इसे बढ़ाया जाएगा अगर कांग्रेस सत्ता में आती है। उसके बाद बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखिए, ये आपके जो SC ST और OBC का जो आरक्षण का अधिकार है, कांग्रेस तो उसको धर्म के आधार पर लेकर आना चाहती है, जैसा कि कर्नाटक में कर रही है, और ये आपके अधिकार को खींचना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो राजनीति की सुई है वो फिर से जातीय समीकरण पर ही आकर बैठती है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो जातीय समीकरण की बात हो रही है उसमें बीजेपी ने बहुत ज्यादा अपने कैंडिडेट्स पर एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, ज्यादातर दोबारा मौका दिया है कैंडिडेट लेकिन साधने की कोशिश। और ये जब राहुल गांधी आकर मध्य प्रदेश में कह दे तो अहम बात है। अब देखना यही अहम है कि क्या जाति के मसले पर, क्योंकि बिहार और मध्य प्रदेश की राजनीति थोड़ी सी अलग जरूर नजर आती है। महिला वोटर्स की बात उत्कर्ष कर रहे थे, तो मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैं ये बताऊं कि यहाँ पर लाडली बहना योजना का असर है। जिस तरीके से विधानसभा में उसका फायदा मिला, शिवराज सिंह चौहान की ये योजना और ज्यादा सीटें भाजपा को देने में कामयाब रहा, उसी तरीके से अभी भी
कहा जा रहा है कि लाडली बहना योजना की वजह से बीजेपी को एक अच्छा लीड मिलेगा। लेकिन जातीय समीकरण जो है वो किस तरह से काम करते हैं शहरी इलाकों में और ग्रामीण क्षेत्रों में, ये भी बहुत अहम हो जाएगा आज। ये बहुत अहम बात आप कह रही हैं और जाहिर सी बात है इन सब फैक्टर्स पर नजर रहेगी। और क्योंकि ये सारे फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, वो चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और चाहे देश का कोई भी हिस्सा हो, क्योंकि सभी जगहों पर चुनाव हो रहे हैं और सब जगह ये फैक्टर्स हैं और इन्हीं फैक्टर्स पर हमारी नजर रहेगी। और देखिए, सत्ता के संग्राम, हमारे दो सहयोगी सत्ता का संग्राम लेकर आपके बीच मौजूद हैं और उन्हीं के जरिए ग्राउंड पे क्या चल रहा है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप तक और बेहतर तस्वीर पहुंचा सकें। कल फिर ये लोग जहां पर होंगे उनको अपने साथ जोड़ेंगे, उनसे जानेंगे उनके दिन भर की कवायद के बाद लोगों के मन में क्या है, क्या कुछ बातें इनके समझ में आ रही हैं, और वो जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप दोनों का फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद, उत्कर्ष और अभिलाषा। कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे और समझेंगे जिस भी जगह पर आप हैं, पहुंचेंगे कल, वहां पर क्या है सियासी गणित, क्या है लोगों के मन में, कौन से मुद्दों पर वो विचार कर रहे हैं, कौन से मुद्दे उनके लिए ज्यादा गंभीर मुद्दे हैं, उस पर भी बात होगी। फिलहाल के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। तो लोकसभा चुनाव से जुड़ा हर अपडेट आगे भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप हमारे साथ अमर उजाला .com पर बने रहिए।